क्लास में एक बार फिर से हम पढ़ने वाले हैं प्रोनाउन के बारे में। ठीक है, आप जानते हैं कि हमने एक प्रोनाउन की जो है अभी जो इंग्लिश ग्रामर की वो सीरीज चला रखी है और उसमें जो है हम प्रोनाउन के आज वीडियो नंबर 4 पे आ चुके हैं। ठीक है, इससे पहले हमने 3 क्लासेस जो है वो प्रोनाउन पे कंप्लीट कर ली हैं और उसमें हमने प्रोनाउन का जो बेसिक है उसको कवर किया है, साथ के साथ प्रोनाउन में जितने भी आपके रूल्स थे जो इंपोर्टेंट थे वो सब भी हमने कवर किए हैं। आज हम क्लास नंबर 4 पे हैं और इसके बाद आपकी एक क्लास और आएगी प्रोनाउन के ऊपर कल। ठीक है, क्लास नंबर 5। उसके बाद आपका प्रोनाउन का जो चैप्टर है वो खत्म हो जाएगा क्योंकि 4-5 क्लासेस का ही है ये। उसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना प्रोनाउन में। ठीक है, प्रोनाउन जैसे ही आपका खत्म होता है फिर हम अपने आगे का जो अपना कॉन्सेप्ट उसको जो है स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं जिनको इंग्लिश समझ में ही नहीं आती है, मतलब ये लगता है ना कि हमने तो बहुत जगह से इंग्लिश को ट्राई किया है ना, तो इंग्लिश हमारे समझ में ही नहीं आती है, तो आप ही के लिए मैंने एक क्लासेस जो है वो स्टार्ट कर रखी है। हमारे चैनल का नाम है अल्फा एसएससी। आप इस पे रोजाना सुबह 11 बजे आपकी जो इंग्लिश की क्लास है वो होती है। ठीक है, तो रोजाना सुबह 11 बजे आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो हम इंग्लिश को बिल्कुल पूरा कंप्लीट कवर करेंगे। आपके 2026 में जो जो एग्जाम्स आपके होने वाले हैं वो सभी एग्जाम्स भी जो है इसी से आपके कवर हो जाएंगे। और फ्यूचर में भी अगर आप इस वीडियो को कभी देखोगे तो देखो इंग्लिश तो कभी बदलती नहीं है, सेम ही आपका सब कुछ रहता है, कॉन्सेप्ट सेम रहता है, बस जो आपका जो पेपर के हिसाब से जो आपका एग्जाम का लेवल है वो थोड़ा अलग हो जाता है, बस और कुछ नहीं होता। इंग्लिश के कॉन्सेप्ट हमेशा एक जैसे ही रहते हैं। ठीक है, ये आपके नहीं बदलेंगे, चाहे आप आज देखो, कल देखो, 5 साल बाद देखो, 10 साल बाद देखो, कॉन्सेप्ट हमेशा यही रहने वाले हैं। और इन्हीं से आज से पहले जिनका सिलेक्शन हुआ है उनका भी इन्हीं कॉन्सेप्ट को पढ़ के हुआ है। ठीक है, चलिए तो करें क्लास को स्टार्ट। तो हमने बहुत सारे रूल्स जो हैं वो हमने इसके पढ़ लिए थे। आज हम इसके नेक्स्ट टाइप के बारे में पढ़ेंगे। नेक्स्ट टाइप जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इसके बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आखिर ये है क्या और कैसे हम इसको इस्तेमाल करते हैं। देखो इंग्लिश में आपको प्रोनाउन में पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना, दुनिया भर का कंटेंट पड़ा हुआ है। 1 महीने तक प्रोनाउन पढ़ते रहो तब भी प्रोनाउन आपका खत्म नहीं होगा। लेकिन हमें वही चीजें पढ़नी है जो हमारे एग्जाम में आती है, जो हमसे पूछता है। ठीक है, क्वेश्चन में जो हमसे पूछता है ना इंग्लिश के बारे में, वही चीजें हमें पढ़नी है। तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है इसमें आपको इन 4 चीजों के बारे में पढ़ना है। ये जो 4 चीजें मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं, ठीक है, जिसमें पहला है ईच, आइदर, नाइदर, एनीवन या नन, आपका इसी में आता है। अब देखो कैसे इस्तेमाल करते हैं। जो हमारा ईच है, ईच का इस्तेमाल कहां पे होगा? ईच का इस्तेमाल होगा यूज्ड फॉर 2 एंड मोर देन 2, यानी कि या तो हम 2 व्यक्तियों के बारे में जब बात कर रहे हैं तब इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर 2 से ज्यादा है, मतलब 2 तो मिनिमम होने चाहिए, 2 हो या 2 से ज्यादा हो बस, तब हम किसका इस्तेमाल करेंगे? ईच का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? जैसे कि ईच बॉय। अब इसका मीनिंग भी आपको मैं बताता हूं। ईच का मतलब है जैसे मान लो हम 2 का इस्तेमाल कर रहे हैं, 2 से ज्यादा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मान लो ये सब जो है ये आपके यहाँ पे पर्सन है। ठीक है, अब ईच का मतलब है कि ईच हर किसी को इंडिविजुअली सेपरेटली बताता है, हर किसी के बारे में अलग अलग बताता है कि ये भी करेगा, ये भी करेगा, अलग अलग बताएगा हर किसी के बारे में। ये नहीं है सबके बारे में एक साथ बता दिया, नहीं, हर किसी के बारे में, जितने भी व्यक्तियों या जगहों के बारे में आप इसके साथ सेंटेंस को बनाओगे इंडिविजुअली अलग अलग बताएगा। भाई ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ऐसा नहीं एक बार में बोल दिया सब जाएंगे, नहीं, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, ये भी जाएगा। जिसके घूमने जा रहे हैं तो बोल रहे हैं भाई एक एक करके बताएगा, ये नहीं बोलेगा कि सब जाएंगे एक साथ। क्लियर हुआ? उस केस में ईच का इस्तेमाल करते हैं। तो यूज्ड फॉर 2 एंड मोर देन 2, तो 2 या 2 से अधिक के लिए ईच का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइदर। आइदर का इस्तेमाल कहां पे करेंगे? 1 आउट ऑफ 2, यानी कि आप 2 वस्तुओं के बारे में बात करोगे या 2 व्यक्तियों के बारे में बात करोगे। जब आप सिर्फ 2 के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में? 2 के बारे में जब आप बात कर रहे हैं और इन दोनों में से भी आप किसी एक की बात करेंगे, सब दोनों की बात नहीं करेंगे, दोनों में से भी किसी एक की बात करेंगे। 1 आउट ऑफ 2 यूज्ड ओनली फॉर 2 पर्संस। ठीक है, या थिंग्स, थिंग माने वस्तु। तो या तो आप 2 व्यक्तियों के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, और उन दोनों में से आप एक को बताना चाहते हैं कुछ, आइदर दिस और आइदर दिस, तब आप किसका इस्तेमाल करोगे? आइदर का इस्तेमाल करोगे। अभी आपको एक बार इनको एक साथ भी समझा दूंगा, एक बार थोड़ा थोड़ा इनके बारे में देख लो क्या है। ईच का हमने क्या देखा कि अलग अलग सबके बारे में बात करेगा, 2 हो या 2 से ज्यादा हो। आइदर का मतलब है 2 के बारे में बात करेगा लेकिन 2 में से बताएगा सिर्फ एक के बारे में। नाइदर का मतलब क्या है? नाइदर माने नहीं, मना करना। तो नॉट द वन नॉट द अदर, यानी कि होगा तो ये भी देखो, देखो इसमें भी
ये आ रहा है ITHER, इसमें भी ITH आ रहा है, मतलब होंगे तो दोनों दो के लिए ही यूज, लेकिन ये दो में से एक के बारे में बताएगा और ये बोलेगा दोनों में से कोई भी नहीं, ये एक के बारे में भी नहीं बताता, दोनों में से मना करता है दोनों के लिए। क्लियर हुआ? दोनों के लिए क्या कर रहा है? मना कर रहा है। फिर आती है बारी एनीवन और नो वन। एनीवन का इस्तेमाल और नो वन का इस्तेमाल। नो वन मतलब मना करने वाला केस है, ये तो नाइदर वाला केस ही हो गया, एक तरह से मना कर रहा है, कोई भी नहीं जाएगा, है ना। तो एनीवन का मतलब है जब आप दो में से ज्यादा के बारे में दिखाना चाहते हैं, चॉइस दिखाना चाहते हैं, कुछ भी नेगोशिएशन वगैरह कुछ भी आप दिखाना चाहते हैं, वहां पे आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप इस्तेमाल करोगे भैया एनीवन का या नो वन का। क्लियर हुआ? अब मैं आपको इसको अच्छे से समझाता हूं, देखो, क्योंकि यही है जो प्रोनाउन में आगे जाके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यहीं से पेपर में आपको 80% सवाल आपको जो है देखने को मिलेंगे, क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है। देखो अभी हमने पढ़ा ईच। ईच के बारे में हमने क्या देखा? वस्तुएं दो हो या अधिक, या तो दो हो या दो से अधिक हो, तब आप किसका इस्तेमाल करोगे? या तो वस्तुएं दो हो या दो से अधिक हो, इसका इस्तेमाल करोगे ईच का। और ये अलग अलग बताएगा सबके बारे में। क्या क्या बताएगा? अलग अलग सबके बारे में, ठीक है, सबके बारे में अलग अलग बताएगा। क्लियर हुआ? सबके बारे में अलग अलग बताएगा। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं बोलूं, जैसे हमारे पास ये कुछ बच्चे हैं, ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट हैं, ठीक है, ये कुछ स्टूडेंट हैं, ठीक है भाई, हमारे पास कुछ स्टूडेंट्स हैं, ये जो यहां पे मैंने बना दिए हैं। अब मैं ये बोल रहा हूं कि भाई हमारी क्लास में सब बच्चे पास हो गए। अगर मैं खाली ये बोल रहा हूं कि भाई सब पास हो गए, तो इसका मतलब क्या है? मैंने सबको एक साथ बोल दिया? नहीं। लेकिन ईच क्या काम करता है? हर किसी को अलग अलग बताएगा इंडिविजुअली। ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, चाहे सुबह से शाम हो जाए, सबके बारे में अलग अलग बताएगा, अलग अलग बताएगा। ईच इसको बोलते हैं। क्लियर हुआ? ऐसा नहीं ओवरऑल सबके बारे में बता दे एक ही बार में, नहीं, ये अलग बताएगा, इसके बारे में अलग बताएगा, ये भी पास हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ऐसे बताएगा ये ईच। क्लियर हुआ ईच का? ईच के बाद हमने पढ़ा था आइदर। देखो इसको तो हम दो से ज्यादा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, दो में भी कर सकते हैं। ये सिर्फ जो इस्तेमाल होता है सिर्फ दो के लिए। किसके लिए? सिर्फ दो के लिए हम आइदर का इस्तेमाल करते हैं। और यहां पर भी दो में से भी एक की बात करेगा। दो के लिए होगा पहले तो इस्तेमाल, और दो में से भी एक की बात करेगा, दो में से एक के बारे में, ठीक है, एक के बारे में बात करेगा। आइदर का मतलब होता है, अगर इसकी हिंदी हम देखें, या तो ये या तो ये, जैसे कि भाई या तो ये जाएगा, जहां पे जैसे मैं दो बना देता हूं, ये है ना, ये देखो, बोलेगा या तो ये जाएगा या फिर ये, या तो ये या फिर ये, या वो जो भी आप बोल सकते हैं, या तो ये जाएगा या ये जाएगा, दोनों में से एक के बारे में बताएगा। कौन बताएगा? आइदर आपका बताएगा। इसी का छोटा भैया है नाइदर। कौन है? नाइदर। नाइदर का मतलब है ये भी दो के लिए होगा, दो के लिए, लेकिन यहां पे ये कम से कम एक को तो सेलेक्ट कर रहा था, ये दोनों को रिजेक्ट करेगा, दो के लिए, और दो में से कोई भी नहीं या एक भी नहीं, आप ऐसा भी लिख सकते हैं, एक भी नहीं, दो में से कोई भी नहीं या एक भी नहीं, तब आप किसका इस्तेमाल करोगे? आप इस्तेमाल करोगे नाइदर का, ठीक है। ईच क्लियर हुआ, आइदर क्लियर हुआ, नाइदर क्लियर हुआ। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एनीवन या नन। नन का मतलब होता है कोई नहीं। देखो अभी हमने सिर्फ मना करने के लिए दो का केस देखा है, हाँ, दो का केस देखा है। अगर दो से ज्यादा हुए तो दो से ज्यादा, जब भी आप दो से ज्यादा के बारे में हां कर रहे हैं तो मतलब ये इस्तेमाल करोगे, और मना कर रहे हैं तो ये इस्तेमाल करोगे। अगर दो हैं तो ये इस्तेमाल करोगे मना करने के लिए, और सिलेक्ट कर रहे हैं तो ये इस्तेमाल करोगे। लेकिन अगर दो से ज्यादा में सिलेक्ट कर रहे हैं तो आप एनीवन, जैसे कि मान लो क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, जैसे यहां पे बना देता हूं, क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ये रहे हैं। अब मैंने कोई सवाल लिख दिया, कोई क्वेश्चन लिख दिया यहां पे, और मैं बोल रहा हूं कि भाई इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है। अब मैं सभी को बोल रहा हूं ना, क्लास के सभी बच्चों को बोल रहा हूं कि इसको कोई भी सॉल्व कर सकता है, तो मैं एनीवन का इस्तेमाल कर सकता हूं। किसका इस्तेमाल कर सकता हूं? एनीवन। कोई भी एक इसमें से, इतने सारों में से कोई भी एक जो है इसको सॉल्व कर सकता है। एनीवन अगर मैं बोल रहा हूं तो एक इस्तेमाल कर सकता है, इनमें से कोई भी एक। क्लियर हुआ? लेकिन ये जो आइदर है ये सिर्फ दो के बारे में बताएगा, इन दोनों में से कोई एक कर सकता है। एनीवन जो है वो सबके बारे में बोल देगा कि सब में से कोई एक कर सकता है। क्लियर हुआ? ये है इसका कॉन्सेप्ट। यहां तक क्लियर हुआ? चलो, अगर यहां तक क्लियर हो गया है तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं उनको आप देखते ही उड़ा दोगे, ठीक है, देखते ही क्या कर दोगे? उड़ा दोगे। यहां एक छोटा सा नोट्स भी मैंने बनाया है। अगर दो चीजों के बारे में बात कर रहे हैं तो आप जानते हैं आइदर या नाइदर का जो है हम इस्तेमाल करते हैं। दो चीजों के बारे में आइदर या नाइदर। दो से ज्यादा हैं
तो आप एनी1 या नो1 का इस्तेमाल करोगे इसी केस को बनाने के लिए, इसी केस को बनाने के लिए। अगर डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अलग अलग की बात करें, तो फिर आप ईच का इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको समझा दिया है ईच का इस्तेमाल कैसे होता है, ठीक है। चलो क्लियर, चलो पढ़ते हैं आगे। अब मैं कुछ आपको सेंटेंसेस दिखाने वाला हूं इसकी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। देखो कैसे कैसे बनेंगे, इनको थोड़ा सा मैं बड़ा कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर विजिबल हो जाए। चलो भाई बनाओ, कैसे बनाओगे, देखो लिखा हुआ है आइदर ऑफ द फोर। देखो पहले ही सेंटेंस में क्या गलती मिली हमें, पहले ही सेंटेंस में ये गलती मिली कि यहां पे लिखा हुआ है आइदर ऑफ द फोर, आइदर ऑफ द फोर लिखा हुआ है, और ये तो गलत है सर। ये गलत कैसे है भाई, ये गलत ऐसे है कि अभी हमने पढ़ा आइदर और नाइदर का इस्तेमाल तो दो के लिए होता है, यहां पे तो फोर है, यहां पे तो फोर है, तो इसका मतलब यहां पे आइदर का इस्तेमाल नहीं होगा, नहीं होगा। या फिर यहां पे फोर मत लिखो, फिर या तो यहां पे आइदर मत लिखो या फोर मत लिखो, दोनों में से एक हटाना पड़ेगा आपको। अगर आप आइदर को लिखना चाहते हैं तो फोर की जगह टू लिखना पड़ेगा, क्योंकि दो चीजों के बारे में या दो व्यक्तियों के बारे में बात करता है। अगर आप फोर को लिखना चाहते हैं तो फिर आइदर को हटाओ, और जो दो से ज्यादा के बारे में बता रहे हैं कौन कौन से शब्द है वो, या तो ईच बताता है या फिर आपका एनीवन बताता है, फिर आप इनका इस्तेमाल करोगे। क्लियर हुआ, ऐसे आप करोगे, ठीक है। तो यहां पे गलती क्या है कि भाई आइदर के साथ फोर नहीं आएगा, ठीक है। आगे आओ, लिखा हुआ है ईच ऑफ द टू। हाँ, यहां पे दो के लिए हमने इस्तेमाल किया है, दो में से यहां पे ईच ऑफ द टू ब्रदर्स आर टॉल। अब देखो यहां पे किसका इस्तेमाल करोगे। पहली बात तो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर के बारे में बात करते हैं सब, है ना भाई। अलग अलग यूनिट के बारे में बता रहा है ना, इसके बारे में अलग बताएगा, 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 मतलब सिंगुलर की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह, सिंगुलर की तरह। और जब सिंगुलर की तरह काम करेगा तो मतलब क्या है, ये सिंगुलर वर्ब लेगा, है ना। तो इसके लिए देखो वर्ब कौन सी आई हुई है, आर आई हुई है, यहाँ पे क्या आई हुई है, आर आई हुई है। तो मतलब क्या है, पहली बात तो यहाँ पे आर को देख करके हमें पता चल गया यहाँ पे जो है ईच का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे। किसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, ईच का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फिर किसका इस्तेमाल करेंगे, देखो दो के लिए हम दो चीजों का इस्तेमाल करते हैं, दो के लिए या तो ईच का इस्तेमाल करेंगे या आइदर का इस्तेमाल करेंगे, दोनों का इस्तेमाल करेंगे ना दो के लिए। तो ईच अगर हम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो फिर हमें ये दूसरी चीज भी चेंज करनी पड़ेगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक सेंटेंस में दो दो गलती दे दे, क्योंकि ऑप्शन में तो एक ही जगह मिलेगा। तो इसका मतलब क्या है, इसको हम नहीं छेड़ेंगे और इसको भी हम नहीं छेड़ेंगे। हम किसको छेड़ेंगे, हम ईच को हटा देंगे और ईच की जगह किसका इस्तेमाल कर देंगे, आइदर का। तो ईच को हटा करके आइदर का इस्तेमाल कर देंगे। देखो बन गया आइदर ऑफ द टू ब्रदर्स आर टॉल। ऐसे बनाओगे क्या, ठीक है भाई। हाँ ठीक है, चलो आगे बताओ। लिखा हुआ है नाइदर ऑफ द थ्री आंसर्स इज करेक्ट। आप सब कुछ छोड़ो, सिर्फ ये यहां पे इतना फोकस करो आप कि ये नाइदर यहां पे आएगा या नहीं आएगा, बस इतना ही सीखो। बाकी की चीज हम प्रैक्टिस करेंगे तब सीख लेंगे। देखो नाइदर किसके लिए इस्तेमाल होता है, दो के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन यहां पे तो तीन लिखा हुआ है, इसका मतलब यहां पे नाइदर जो है गलत है। या तो नाइदर को हटाना पड़ेगा या तीन को हटाना पड़ेगा, दोनों में से एक को हटाना पड़ेगा। क्लियर हुआ। देखो ईच ऑफ द टू, हाँ दो के लिए हम ईच का इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ठीक है। आगे देखो आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है भाई, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। अब यहां पे ये भी हो सकता है कि स्टूडेंट दो हो या दो से ज्यादा हो, ये भी हो सकता है, दोनों केस है यहां पे, है ना। आइदर ऑफ द स्टूडेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल, भाई कोई भी एक स्टूडेंट, अगर यहां पे लिखा होता आइदर ऑफ द टू स्टूडेंट्स लिखा होता तब तो हमारे पास पक्का केस हो जाता कि भाई दो के बारे में ही क्या कर रहा है, बात कर रहा है। लेकिन यहां पे तो दो से ज्यादा के बारे में भी बात कर सकता है ना भाई। स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, मुझे क्या पता है दो है या तीन है या पांच है, कितने हैं नहीं पता हमें, है ना। तो यहां पे अगर हम दो की बात करेंगे तो आइदर फिर तो हमारा ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर दो से ज्यादा है फिर हमको एनी वन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। किसका इस्तेमाल करना पड़ेगा, एनी वन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। और देखो नाइदर ऑफ द 5 ड्रेसेस इज गुड। नाइदर का इस्तेमाल क्या हम 5 के लिए करते हैं, नहीं, नाइदर का इस्तेमाल भी दो के लिए करते हैं। तो 5 यानी कि दो से अगर ज्यादा के बारे में बात करनी है तो नाइदर की जगह नन का इस्तेमाल हमें करना पड़ेगा, क्योंकि नन ही है जो दो से ज्यादा के बारे में मना कर सकता है। दो के बारे में नाइदर मना करेगा, दो से ज्यादा के बारे में नन जो है आपका मना करने का काम करेगा, यानी कि रिफ्यूज करने का काम करेगा। क्लियर हुआ। या तो 5 को हटाओ या नाइदर को हटाओ, तो हमने नाइदर हटा दिया, इसकी जगह नन लिख दिया। ईच ऑफ द टू, हाँ दो के लिए हम ईच का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है पढ़ लिया हमने। आइदर ऑफ दीज टू पर्सन्स आर, पर्सन्स नहीं पेन्स आर यूजफुल। आइदर का इस्तेमाल हुआ है, दो के लिए हुआ है, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नाइदर का इस्तेमाल हुआ है, दो के लिए हुआ है, इसको भी कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सिर्फ इतना ही सीखना है। आगे की जो क्लासेस होंगी उनमें मैं आपको इसके आगे कौन सी वर्ब लगेंगी वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा।
तो अभी हमने सीखा कि ईच का इस्तेमाल या तो दो के लिए होगा या दो से ज्यादा के लिए होगा। आइदर का इस्तेमाल सिर्फ दो के लिए होगा और दोनों में से भी एक की बात करेंगे। नाइदर का इस्तेमाल दो के लिए होगा और दोनों में से दोनों को रिफ्यूज कर देंगे, मना कर देंगे। एनीवन और नो वन का इस्तेमाल दो से ज्यादा के लिए होगा। क्लियर हुआ? मना करने के सेंस में नन आ जाएगा और सिलेक्ट करने के सेंस में एनी वन जो है आपका आ जाएगा। क्लासेस की जो भी पीडीएफ वगैरह होगी वो आपको अल्फा एसएससी जो हमारा एप्लीकेशन है उसमें मिलेगी। और इस पे यही नहीं है कि सिर्फ पीडीएफ मिलेगी, इसमें बहुत सारी चीजें अभी आपकी डाली जा रही हैं। देखो आप जैसे मॉक टेस्ट लगाते हैं ना, अभी मॉक टेस्ट लगाना बहुत से बच्चों को बोरिंग लगता है कि इतना कौन लगाएगा भाई इतना, तो प्रैक्टिस करने के लिए कुछ ना कुछ तो चाहिए। तो इसमें आपकी बहुत सारी चीजें आपको ऐड जो है मिलेंगी, इसमें क्विज वगैरह के माध्यम से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसमें इंग्लिश ही नहीं बाकी सभी सब्जेक्ट की जो है क्विज वगैरह आपको मिलेगी। ठीक है, चलो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो है हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझने से पहले आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में समझना पड़ेगा। किसके बारे में? ट्रांजिटिव, ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव। ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में आपको पहले समझना पड़ेगा, ये क्या होती हैं। तब अगर आप इसको समझ जाओगे उसके बाद आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन 2 सेकंड में याद हो जाएगा। मैं बताऊंगा कैसे याद होगा। ठीक है, देखो ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब होती क्या है। अच्छा एक बात बताओ, आप जो वर्ब है, वर्ब, ये जो वर्ब है आप जानते हैं कि वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है। सर जानते हैं वर्ब ऑब्जेक्ट ले सकती है, लेकिन जरूरी है कि सभी वर्ब ऑब्जेक्ट लें? नहीं, जरूरी तो नहीं है कि सबके साथ ऑब्जेक्ट आए। तो यहां पे क्या बात होती है कि जो वर्ब, इसको ऐसे लिख लेते हैं, जो वर्ब क्या ले रही है? ऑब्जेक्ट लेती है। जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है वो क्या हो जाएगी? ट्रांजिटिव हो जाएगी। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जो वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, ऑब्जेक्ट लेती है उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिटिव बोलते हैं। और इंट्रांजिटिव किसको बोलते हैं? जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती। ठीक है, जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती। अब हमें पता कैसे चलता है कि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है या नहीं है? भाई ऑब्जेक्ट की जरूरत, भाई हमें कुछ ना कुछ तो ऐसा सेंटेंस भी दिखेगा ना जिससे हमें पता चले कि ऑब्जेक्ट की जरूरत है या नहीं है। तो यहां पे पहले ये सीखो कि वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर हमें पता करना है तो जवाब क्या मिलेगा, कैसे जवाब आप निकालोगे, कैसे पता चलेगा कि इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन सा है? क्या और किसको, ये आप जानते हैं। क्या यानी कि व्हाट, इसका जवाब आप लोगे वर्ब से, या किसको यानी कि whom, इसका जवाब आप लोगे वर्ब से। इन दोनों में से किसी एक का जवाब आपको लेना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि ऑब्जेक्ट है या नहीं है ना। तो अगर जो एक का भी जवाब आ जाता है तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है, का जवाब ही क्या होता है? इनका जवाब ही ऑब्जेक्ट होता है। जो जवाब में सवाल शब्द आएगा वो ही ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। तो अब देखो यहां पे क्या है, अब पूरा फंडा समझो क्या है। ये जो अभी हम पीछे देख रहे हैं ना, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ये जो है, तो कई बार क्या होता है हमारे सेंटेंस में कि हमारी जो वर्ब है वो होती तो है ट्रांजिटिव। क्या होती है वर्ब? हमारी ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसको चाहिए होता है ऑब्जेक्ट। क्या चाहिए होता है? ऑब्जेक्ट चाहिए होता है। लेकिन क्या होता है कि भैया ऑब्जेक्ट तो चाहिए लेकिन सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं जाता। वर्ब तो ऐसी ले ली जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, सेंटेंस में तो वो वाला शब्द है ही नहीं जो ऑब्जेक्ट को बताता है। तो क्या होता है यहां पे, जब हमारे सेंटेंस में ऐसी वर्ब है जिसके ऑब्जेक्ट की जरूरत है, जिसको ऑब्जेक्ट चाहिए, लेकिन सेंटेंस में वो अवेलेबल नहीं होता, तो उस टाइम पे उस सेंटेंस में जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, क्या होगा? जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, ये सब्जेक्ट क्या करेगा? आपकी जो वर्ब है, इस वर्ब को चाहिए भैया ऑब्जेक्ट। अब सेंटेंस में तो ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो क्या करता है? ये जो सब्जेक्ट है ये उस जिम्मेदारी को अपने ऊपर ले लेता है और ये बोलता है कि आप मेरा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको आप किसकी तरह इस्तेमाल कर लो? अपने ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल कर लो। यानी कि ये जो वर्ब का काम है, ये जो वर्ब का प्रभाव पड़ता, वर्ब का जो इफेक्ट पड़ता, वर्ब का जो असर पड़ता ऑब्जेक्ट पे, अब वो असर ये खुद अपने ऊपर ले लेता है। जैसे मैंने बोला आई हर्ट, ठीक है, अब ये जो हर्ट है ये कैसी वर्ब है? ये ट्रांजिटिव वर्ब है। देखो मैंने यहां पे सवाल किया किसको, या फिर मैंने बोला क्या, है ना। अब मैंने हर्ट का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना या चोट पहुंचाना, किसी को दुखी कर देना, नुकसान पहुंचाना, चोट पहुंचाना, ये हर्ट का मतलब होता है। तो मैंने बोला आई हर्ट, मैंने हर्ट कर दिया। अब ये वर्ब कैसी है? ट्रांजिटिव वर्ब। कैसे पता चला? अब देखो जवाब देगी। मैंने बोला किसको हर्ट कर दिया, देखो जवाब इसको चाहिए। अब
भाई किसको कर दिया बता, किसको कर दिया, सेंटेंस में तो जवाब नहीं मिल रहा, किसको कर दिया, क्या हर्ट कर दिया, कोई जवाब नहीं आ रहा, दोनों में से एक का भी मिल गया तब भी वो ट्रांजिटिव वर्ब होती है, यानी कि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है। अब इसको तो ऑब्जेक्ट मिल नहीं रहा, भाई आई हर्ट, भाई किसको हर्ट किया है बताना हर्ट। अब जैसे किसी के सामने आप बोल दो कि यार आई हर्ट, अब जैसे उसको बोलोगे ना आई हर्ट, अगर उसको इंग्लिश आती तो बोलेगा भाई किसको हर्ट कर दिया, वो खुद ही बोल देगा अपने आप ही। तो यानी कि इसको ऑब्जेक्ट की जरूरत है, यानी कि इसका जो हर्ट का काम है, जो असर है, जो प्रभाव है, वो किस पर डालना है, वो ही ऑब्जेक्ट होता है। वर्ब का जो प्रभाव होता है, इफेक्ट होता है, असर होता है एक्शन का, वो किस पर डालना है, वो ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट तो इसमें है ही नहीं, तो हम बता नहीं पा रहे। इस केस में क्या करता है, ये जो आपका सब्जेक्ट है, ये जो आपका सब्जेक्ट है, यही उस पीड़ा को लेता है और यही कहता है कि भाई एक काम करो, अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो आप मेरा जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है उसको इस्तेमाल कर लो, आई हर्ट माई सेल्फ। आप ऐसे बोल दो कि भाई मैंने खुद को ही कर लिया हर्ट, यानी कि अब ये जो असर है वो खुद पे ही दिखाना चाहता है। जब ऑब्जेक्ट के जो ऑब्जेक्ट है वो नहीं होता वर्ब का, तो जो हमारा सब्जेक्ट है वो खुद उस जिम्मेदारी को लेता है और उस एक्शन का जो असर है वो अपने ऊपर ही क्या कर लेता है, ले लेता है। वहां पे हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अब आ जाओ, अब आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन एक ही बार में समझ में आ जाएगा, जब सब्जेक्ट के काम का असर खुद सब्जेक्ट पर ही पड़े। समझ में आ गया, खुद सब्जेक्ट पे ही पड़ रहा है क्योंकि ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है। या जब वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों एक ही व्यक्ति हो। अब हमने दोनों को एक बना तो दिया है, यही हमारा, कहां गया भाई वो, यही हमारा सब्जेक्ट बन गया आई, और इसी का ही हमने ऑब्जेक्टिव केस ले लिया है। ये खुद सब्जेक्ट बन रहा है, खुद ही ऑब्जेक्ट बन रहा है, दोनों काम खुद ही कर रहा है अकेला। समझ में आया, दोनों काम क्या कर रहा है, खुद ही अकेला कर रहा है। तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो आई जब भी आपको दिखाई देगा तो आई के लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। कई बार बोलते हैं ना माई सेल्फ सुरेश, लेकिन ये गलत होता है, ठीक है। तो आई का मतलब माई सेल्फ होगा, वी का मतलब अवर सेल्फ होगा, यू का मतलब यूअर सेल्फ होगा, ही का मतलब हिम सेल्फ, सी का मतलब हर सेल्फ, दे का मतलब देम सेल्फ। ये बना कैसे है अभी आपको बता देता हूं। देखो, जब आप लिखते हैं सेल्फ, SELF, जब आप सेल्फ लिखते हैं तो ये सेल्फ क्या है, सेल्फ लगता है सिंगुलर चीजों में। किसमें लगता है, सिंगुलर चीजों में लगता है। एक होता है सेल्फ, SELVES, सेल्फ जो है वो बताता है प्लूरल के बारे में। किसके बारे में, प्लूरल के बारे में बताता है। अब देखो यहां पे आप इनको बनाओगे कैसे। अच्छा एक बात बताओ, जैसे यूअर सेल्फ और अवर सेल्फ दोनों अलग अलग मुझे दिख रहे हैं, तो एक आपका शब्द है यू, क्या है यू, तो यू जो है यू, इसको हम किसके लिए इस्तेमाल कर लेते हैं, इसको हम जो है एक सिंगुलर चीज के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल कर लेते हैं, नॉर्मली हमने देखा है ना। तो यूअर, आपने यूअर के साथ यूअर सेल्फ भी देखा होगा, यूअर सेल्फ देखा है, और यूअर सेल्फ भी देखा होगा, ठीक है। तो जब भी किसी शब्द के पीछे SELVES दिखाई दे तो वो प्लूरल है, और अगर ये दिखाई दे तो ये सिंगुलर है। तो यहां पे देखो ये सिंगुलर है, इसमें SELVES लिखा हुआ है, वैसे भी वी प्लूरल होता है ना। और इसका जो है अगर हम इसको प्लूरल को उसमें बनाएंगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में तो सेल्फ ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे यूअर सेल्फ देखो, यूअर सेल्फ में SELF लिखा हुआ है पीछे, इसका मतलब क्या है, ये सिंगुलर है, ठीक है। क्या है, सिंगुलर। अगर इसी में आप SELVES लगा दोगे तो ये प्लूरल बन जाएगा, और ये सिर्फ यूअर में ही आपका अप्लाई होता है। ही जो है, ही का क्या होता है, हिम होता है, और हिम के साथ हमने सेल्फ लगाया, इनकी सिंगुलर है, सेल्फ लगाया सिंगुलर है, देम में सेल्फ लगाया यानी कि प्लूरल है, तो दे का देम होता है, ही का हर, शी का हर होता है, ठीक है, और ही का हिम होता है, आई का माई होता है, वी का अवर होता है, यू का यू ही रहता है आपका, यू है यूअर जो आप बोलना चाहते हैं। क्लियर हुआ। अब देखो, अब आपको जो ये क्वेश्चंस हैं अब आप आसानी से इनको सोल्व कर पाओगे। देखो भाई लिखा हुआ है आई हर्ट मी, भाई मी थोड़ी आएगा, मी तो ऑब्जेक्ट है, नहीं मी नहीं आएगा। आई के लिए हमने मी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसका इस्तेमाल करेंगे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करेंगे। मी नहीं, माई सेल्फ आएगा। क्या आएगा, माई सेल्फ जो है आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। किसका इस्तेमाल करोगे, माई सेल्फ का इस्तेमाल करोगे। दे इंजॉयड, उन्होंने क्या किया, इंजॉय किया। कैसे इंजॉय किया, हिमसेल्फ, खुद इंजॉय किया। भाई दे जो है वो खुद ले रहा है, किसको, दे जो है खुद ले रहा है, किसको ले रहा है, असर को, है ना। जो ऑब्जेक्ट नहीं, ऑब्जेक्ट इसमें था नहीं, तो इसमें इसका असर जो एंजॉय, किसने एंजॉय किया, भाई हमने किया, तो अपना जो है खुद ले रहा है। एंजॉय का जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रभाव खुद पे पड़ रहा है। तो दे का कोई हिमसेल्फ थोड़ी होता है, हिमसेल्फ तो नहीं होता, देम सेल्फ होता है। क्या होता है, देम सेल्फ होता है, देम सेल्फ से यहां पे आएगा। दे शुड अवेल, अवेल भी आपकी ऐसी जो है वर्ब है, इनको मैं आपको लिखवा दूंगा, बता दूंगा कौन कौन सी वर्ब जो है आपकी इस कैटेगरी के अंदर आती है, ठीक है। वो सब भी मैं आपको लिखवा दूंगा, दिक्कत मत लो उसकी। आप देखो अवेल हो गया, यू शुड अवेल हिमसेल्फ,
यहाँ पे हिमसेल्फ लिखा हुआ है भाई, हिम यानी कि ही, और ही की तो पूरे सेंटेंस में कहीं बात ही नहीं हो रही ना, तो यू की बात हो रही है, तो यू अवेल किया है, खुद ने किया है, तो इसको हटाओ और यहाँ पे जो यू का बनेगा योरसेल्फ या योरसेल्फ, उसको आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर? ऐसे ही देखो, डोंट ब्लेम यू, नहीं, डोंट ब्लेम यू नहीं, डोंट ब्लेम योरसेल्फ, ठीक है, या योरसेल्फ का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। आई हर्ट मी नहीं, आई हर्ट माई सेल्फ, ठीक है। अगर देखो, दे इंजॉयड हिमसेल्फ नहीं, देमसेल्व्स हो जाएगा। यू शुड अवेल, सेम आ गया क्या भाई, ये सेम है, इसको हटाओ, ठीक है। नेक्स्ट देखो, शी इज प्राउड ऑफ, ये लड़की प्राउड करती है खुद पे, तो हिम थोड़ी आएगा, हिमसेल्फ आएगा, क्या आएगा, हिमसेल्फ जो है आपका आ जाएगा। वी शुड ब्लेम हिम नहीं, हिमसेल्फ आ जाएगा, नहीं, वी शुड ब्लेम, अब यहाँ पे वी है ना, वी के हिसाब से लगेंगे, हिमसेल्फ नहीं, अवर सेल्फ आएगा, क्या आएगा, अवर सेल्फ, ठीक है। द चाइल्ड वाज टॉकिंग टू हिमसेल्व्स, गलत, हिमसेल्फ तो गलत ही हो जाएगा भाई, है पहली बात तो हिमसेल्फ में ये जो एस लगा हुआ है, ऐसे नाम का कोई शब्द है ही नहीं, इसी से गलत हो जाएगा। क्लियर? देखो, ही इंट्रोड्यूस्ड माई सेल्फ, भाई ये जो है ये मुझको इंट्रोड्यूस क्यों करेगा, मतलब अपने लिए इसने माई सेल्फ का इस्तेमाल किया है, जबकि होना चाहिए था हिमसेल्फ, क्या होना चाहिए था, हिमसेल्फ जो है आपका होना चाहिए था, हिमसेल्फ आएगा यहाँ पे, ठीक है। ऐसे ही रमेश एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इंजॉयड देमसेल्व्स, भाई रमेश और उसके साथ साथ उसके जो दोस्त हैं उन सब ने क्या किया, एंजॉय किया, तो उन सब प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल के लिए दे का इस्तेमाल करते हैं, और दे का देमसेल्व्स यहाँ पे एकदम बिल्कुल ठीक आपका होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कोई भी इश्यू हमें नहीं देखने को मिलता है। क्लियर? चलो, आइदर ऑफ द बॉयज कैन डू इट बाय देमसेल्व्स, ये देमसेल्व्स तो भैया गलत ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, गलत, क्योंकि दो में से भी एक के बारे में बात करते हैं, तो यहां पे हिमसेल्फ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, हिमसेल्फ आपका आ जाएगा। द मैनेजर अलोंग विद हिज स्टाफ, मैनेजर है और उसके साथ क्या है, उसका स्टाफ है, ठीक है, हर्ट देमसेल्व्स, ये तो भैया ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, समझ में आया किस तरह से काम कर रही है भाई चीजें, ठीक है। चलिए, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आपका कैसे काम करता है, ये काम तो करेगा सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स के साथ, ये बात भी आपको याद रखनी है, जो आपके ट्रांजिटिव वर्ब्स होंगे उनके साथ ही काम करेगा। अगर कोई वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है, अगर किसी वर्ब में ऑब्जेक्ट लेने की क्षमता नहीं है, तो वहां पे आप रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर किसी वर्ब में किसी चीज को जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को लेने की क्षमता नहीं है, अगर वो ऑब्जेक्ट नहीं लेती है, इसका मतलब वो इंट्रांजिटिव वर्ब है, और इंट्रांजिटिव वर्ब में कभी भी आपको किसका इस्तेमाल नहीं करना है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नहीं करना है। हो सकता है पेपर में आपको इंट्रांजिटिव वर्ब मिल जाए, उसमें आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगा के दे दे, ठीक है, तो वहां पे आपको इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे मैंने बोला ही गोज, अब ही के हिसाब से यहां पे मैं लगा दूं हिमसेल्फ, अब ये जो गो है, क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है, ये क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है, बताओ, क्या और किसको का जवाब दे सकती है, क्या ये क्या और किसको का जवाब दे सकती है, नहीं दे सकती, क्यों, क्योंकि भी ये जो गो है ना, ये किसको नहीं लेती, ऑब्जेक्ट को लेती नहीं है, ऑब्जेक्ट को जरूरत ही नहीं होती इसको। अगर मैं सिर्फ इतना लिख रहा हूं ही गोज, ये सेंटेंस यहीं पे खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो जाता है, खत्म हुआ, क्लियर हुआ। तो ये क्या है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट नहीं लेती, तो यहाँ पे जो हमने हिमसेल्फ लगाया ये गलत हो जाएगा। तो ऐसा भी आपको पेपर में देखने को मिल जाता है। अब अगर आपको ये दिक्कत आ रही है कि शब्द से तो ऑब्जेक्ट की पहचान भी नहीं आता है, तो भाई अब ऐसा थोड़ी हर वीडियो में मैं ऑब्जेक्ट आपको सिखाऊंगा, बेसिक क्लासेस मैंने करवा रखी हैं, अब वहां से ऑब्जेक्ट के बारे में सीख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे पहचानते हैं सेंटेंस में, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही, अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में जो इसका नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसके बारे में समझाऊंगा, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।